जी बेटा, मोशन एंड फोर्स, ये हमारा चैप्टर नंबर 3 है फर्स्ट ईयर का। जहाँ तक मोशन का ताल्लुक है, मोशन कहते हैं जब कोई बॉडी अपनी पोजीशन सराउंडिंग्स के लिहाज से चेंज करती है। व्हेन अ बॉडी चेंजेस इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग, तो हम कहते हैं ये बॉडी मोशन में है। अगर वो पोजीशन चेंज ना करे तो हम कहते हैं कि वो रेस्ट की हालत में है। लेकिन यहाँ पे असल बात समझने वाली क्या है, डेफिनेशन तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं 9th क्लास से। समझने वाली बात यह है कि कोई भी मोशन एब्सोल्यूट नहीं होती, रिलेटिव होती है। हर मोशन रिलेटिव है, इसी तरह हर रेस्ट रिलेटिव है। नो बॉडी इन दिस यूनिवर्स इज इन एब्सोल्यूट मोशन और एब्सोल्यूट रेस्ट। ये बात याद रखिएगा, ये फिक्रा। ये जो सेंटेंस है ये खुद एक एमसीक्यू का सेंटेंस है, ठीक है जी। तो ऑल द मोशंस आर रिलेटिव और ऑल द रेस्ट जो है वो भी सब क्या है, रिलेटिव होते हैं। ये बात हो गई। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दो टर्मिनोलॉजीज हैं। डिस्टेंस एक्चुअल पाथ लेंथ है। एक्चुअल यानी कि असल जो आप रास्ता तय करते हैं, यहाँ वैसे नोट्स में मेंशन भी है। एक्चुअल पाथ लेंथ, आप घर से निकले कॉलेज तक गए तो असल रास्ता तय करोगे, उसकी लंबाई डिस्टेंस है। लेकिन जो दो पॉइंट्स के दरमियान कम से कम जो डिस्टेंस होता है, डायरेक्टेड डिस्टेंस फर्स्ट पोजीशन से सेकंड पोजीशन की जानिब, उसको हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। वेक्टर क्वांटिटी है डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है, दोनों का डायमेंशन सेम होता है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर आप एक तो आपको उसमें डेफिनेशन आ जाती है स्पीड की। स्पीड आपके पास है डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बॉडी इन 1 सेकेंड, मतलब डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बॉडी इन 1 सेकेंड, डिस्टेंस कवर्ड बाय यूनिट टाइम, ठीक है। इस कॉल्ड आपके पास ये कहलाता है स्पीड कहलाती है, ठीक है। अच्छा जी, स्पीड होता है जी आपके पास डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बॉडी इन यूनिट टाइम। अब स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है। अब यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं स्पीड के हवाले से, ये राइट साइड पे लिखी हुई हैं, इनको आप नोट भी करेंगे। स्पीड असल में आप करें जब एवरेज स्पीड निकालनी हो ना, इसके आपके सवाल बड़े आते हैं। एवरेज स्पीड यानी कोई बॉडी है, पॉइंट ए से बी की तरफ गई है, बी से ए पे वापस आई है। अब आने जाने का डिस्टेंस देखा जाए सेम है इसमें, लेकिन आते जाते वेलोसिटी डिफरेंट हो सकती है, आते जाते टाइम इंटरवल डिफरेंट हो सकता है। तो उस बुनियाद पे आपसे एवरेज स्पीड निकालने को कहा जाता है। तो एवरेज स्पीड का ये एक फॉर्मूला है, सामने लिखा हुआ है, इसको याद कर लें। सारे फॉर्मूले बाकी इसी से निकलेंगे, जितनी भी कंडीशनल इसमें क्वेश्चंस आते हैं। टोटल डिस्टेंस को टोटल टाइम पर डिवाइड करना है, टोटल डिस्टेंस को टोटल टाइम पर डिवाइड करना है, ये कहलाता है एवरेज स्पीड का फॉर्मूला। अब टोटल डिस्टेंस अगर आपको डिस्टेंस d1 है, एक दूसरा d2 है, तो d1 + d2 ओवर t1 + t2, ये सेकंड लाइन पे लिखा हुआ नजर आ रहा होगा। अब डिस्टेंस s इज इक्वल टू vt का फॉर्मूला है, ये ऊपर देखें। तो डिस्टेंस d1 होगा v1t1, ये वाला फॉर्मूला, और d2 होगा v2t2। इसको यहाँ पे पुटअप कर दें, d1 की जगह v1t1 और d2 की जगह v2t2, तो आपका जनरल फॉर्मूला ये डेवलप हो गया। ये उसका न्यूमरेटर और ये नीचे डिनोमिनेटर। इवन डिनोमिनेटर को भी हम चेंज कर सकते हैं अगर हमारे पास कंडीशंस मुख्तलिफ किस्म की हैं। मिसाल के तौर पर पहली कंडीशन आपको नजर आ रही है कि अगर वेलोसिटीज इक्वल नहीं है, वेलोसिटीज इक्वल नहीं है, यानी कि बॉडी है वो 100 किलोमीटर की स्पीड से इस्लामाबाद गई है, वापसी आई है जी 80 किलोमीटर की स्पीड से, ठीक है जी। और उसमें यह है कि वो एज वेलोसिटीज अनइक्वल हैं, लेकिन आने जाने का टाइम बाय सम मेथड जी सेम हो गया दोनों का, ठीक है जी। या यूं कर लें, एक बॉडी है उसने आधा जो टाइम है उसकी वेलोसिटी 100 किलोमीटर थी, और बाकी आधा टाइम जो उसने कवर किया ना वो 80 की स्पीड से कवर कर लिया। अब इसमें क्या हो गया कि वो टाइम इंटरवल सेम हो गया लेकिन वेलोसिटी सेम नहीं है। तब आप एवरेज स्पीड कैसे निकालेंगे, क्योंकि T1 T2 बराबर है,
तो नीचे T1 T2 की जगह पे सिर्फ T प्लस टी आएगा। यही चीज आप ऊपर करेंगे न्यूमरेटर में T1 T2 के साथ T कॉमन निकालेंगे, नीचे 2T आकर ये T कैंसिल होगा, तो फॉर्मूला क्या बन गया, वेलोसिटीज की जस्ट एवरेज निकालनी है। इस केस में अगर आपके डिस्टेंसेस इक्वल हो जाए, आने जाने का टाइम इक्वल ना हो, तब आपकी एवरेज स्पीड दोनों डिस्टेंसेस का सम ओवर टाइम्स का सम, ये आपका फॉर्मूला होगा इसके अंदर। ठीक है जी, ये लिख लें 2D ओवर T1 प्लस T2, ये फॉर्मूला आ जाएगा। इस तरह से अब आपने इनको क्वेश्चनों को हल करना होता है। ये भी आपको बाकी फॉर्मूले में दिखा देता हूँ मैं, ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको उस चीज़ का मेन कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। इधर आ जाए ज़रा, ये अब आपको लेक्चर नोट्स, एक मिनट, अभी आपने नोट नहीं किया? नो सर। ले जी, कर लीजिए। ओके सर, थैंक। अच्छा जी, अब आप इधर आ जाएं। ये वैसे सारे क्वेश्चन के फॉर्मूले जो आपके हैं यहाँ नीचे भी नजर आ जाएंगे इस जगह पर। लें जी, अब इसके अंदर आप देखें, अब आपने चीज़ें नोट करनी है। अभी आपके एमसीक्यू शुरू हो रहे हैं तकरीबन। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के मुतालिक तो मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है जी। अभी कुछ डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट सर्कुलर मोशन के हवाले से यहाँ हम इंक्लूड करेंगे। पहली बात, कुछ एमसीक्यू हैं। डिस्टेंस हमेशा याद रखिएगा, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के इक्वल भी हो सकता है, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के से बड़ा भी हो सकता है। ठीक है जी, ये लें जी। लेकिन शॉर्टेस्ट तरीन जो डिस्टेंस है, शॉर्टेस्ट, वो डिस्प्लेसमेंट खुद होता है, वो डिस्टेंस खुद होता है। यानी ये तीसरी लाइन पॉसिबल नहीं है कि डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से छोटा हो जाए, ये नॉट पॉसिबल, लिखा हुआ है इम्पॉसिबल, ये केस पॉसिबल नहीं है। हाँ, डिस्टेंस ज़्यादा हो सकता है। अगर डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से ज़्यादा है तो इनकी रेशो ग्रेटर देन 1 आएगी। ये रेशो वाले क्वेश्चन आ सकते हैं इस सूरत में। अगर ये दोनों इक्वल है तो इनकी रेशो 1 आएगी। ठीक है, ये नोट कर लें। जब आप सर्कुलर पाथ में होते हैं तो सर्कुलर पाथ में कोई बॉडी घूमती है, यानी कि राउंड अबाउट के गिर्द घूमती है। एक बॉडी राउंड अबाउट के गिर्द घूमी इस तरह से कि नीचे डायग्राम बनी हुई है, इसको मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूँ, फिर बना देता हूँ। बॉडी ने यहाँ से मोशन शुरू की मिसाल के तौर पर, और ये राउंड अबाउट पे घूमते 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 यहाँ आ गई। अब इसका जो डिस्टेंस है वो 2πr का आधा है, पाई आर ये लिखा हुआ है। ठीक है, और जो डिस्प्लेसमेंट है ये बीच का फासला है, डायमीटर के बराबर 2r, ये लिखा हुआ है इधर। तो इस तरह के सवाल। अब ये तो एक छोटा सा एक एग्जांपल आ गई कि जी इस तरह से एक सिचुएशन हमने बना ली। अगली देखो, बॉडी यहाँ से चली, ये जो नंबर 2 पे नजर आ रही है आपको, और बॉडी ने क्वार्टर डिस्टेंस कवर किया, क्वार्टर सर्कल के बराबर, ये यहाँ से चलते चलते इधर आके रुक गई है। इस सूरत में इसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो ये कॉर्ड की लंबाई है जो स्ट्रेट नजर आ रही है। अब ये समझो इस चीज को, जैसा ये बन गया वो केक का पीस, बॉडी यूं गई है, ये आर्क लेंथ है, क्वार्टर आर्क लेंथ, इसकी लंबाई तो 2πr का को 4 पे डिवाइड करके आ जाएगी। लेकिन आपका जो डिस्प्लेसमेंट है वो ये वाली लाइन है स्ट्रेट, ये पैथागोरस थ्योरम के मुताबिक हाइपोटेन्यूज बनेगा। अगर ये रेडियस आर है, ये रेडियस आर है, तो उसका जो आंसर है, इसका आंसर √r² प्लस r² आएगा, जो √2r होता है, ये लिखा हुआ है इधर। और इसी तरह कोई बॉडी चलती है, ये मैं जरा इसको पहले साफ कर दूं फिर बताता हूँ। हाँ, अब इधर कंसंट्रेट करो, मैं रेड कलर से हाईलाइट कर रहा हूँ। बॉडी इधर से चली और घूमती घूमती उसने कोई 3/4 डिस्टेंस कवर कर लिया, यहाँ आ गई। इन इस सूरत में और ऊपर वाली यानी कि तीसरी डायग्राम में और दूसरी डायग्राम में, दोनों में डिस्प्लेसमेंट सेम है, ये वाला डिस्प्लेसमेंट दोनों का सेम है, डिस्टेंस दोनों का डिफरेंट है। इसका डिस्टेंस 2πr का 3/4 हिस्सा है, ये लिखा हुआ है। ठीक है, ये बस नोट कर लो। ये एक है एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन जो आए हुए हैं। तो ये सर्कल के अंदर आपको पता लग जाना चाहिए, ठीक है, किस तरह का आपने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को लेकर ट्रीट करना है। बाकी इसके अंदर ये जो आपको नजर आ रहा है, ये वो ट्राइंगल बन जाती है। ट्राइंगल के अंदर जो फॉर्मूला, ये आपको मैं रिजल्टेंट का फॉर्मूला a² b² प्लस 2ab cos ऑफ थीटा एडिशन के केस में, और सब्ट्रैक्शन के केस में -2ab cos ऑफ थीटा, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। ठीक है जी, बाकी इसमें क्वेश्चन आ जाते हैं। जैसा एक बॉडी है वो ये जो आपको बिल्कुल राइट साइड पे एक डायग्राम बनी नजर आ रही है, गोल पोस्ट है, गोल पोस्ट के ऊपर खिलाड़ी है वो भागते हैं, कोई कभी ए की तरफ आता है, कभी बी की तरफ जा रहा है। मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ये जहाँ पे मैंने डबल एरो खींचा है, ये अगर दरमियान में एक सवाल हल हुआ है,
ये इस तरह हल हुआ है कि कोई एक प्लेयर है, वो जनाब ये सेंट्रल लाइन से चलता है, 10 मीटर ए की जानिब आया, यहाँ से 20 मीटर चला गया सी की जानिब, यानी कि वो बी की जानिब चला गया सी पॉइंट तक, और वहां से फिर भागता हुआ आया 30 मीटर इधर, दोबारा इधर पहुंच गया, चला वो सेंटर से था, आखिर में वो इधर पहुंच गया, आखिरी पॉइंट उसका हम दे देते हैं डी। यहाँ पर स्टार्टिंग को मैं ओ कहता हूँ, तो ओ से लेके डी तक इसका डिस्प्लेसमेंट कितना है जी? डिस्प्लेसमेंट तो 10 ही होगा इसका, ठीक है। लेकिन अगर पूछा जाए डिस्टेंस कितना है, तो 10 एक तरफ गया, 20 एक तरफ गया, यहाँ पे 30 हो गया, 30 वापस आ गया, 60 हो गया टोटल मीटर डिस्टेंस। इस तरह का सवाल। फिर आप देखोगे कि ये राइट पे एक डायग्राम बनी नजर आ रही है आपको, ये वाली ये डायग्राम मैं आपके सामने ले आया हूँ मुकम्मल तौर पर। इसमें क्या है, इसमें यह है कि एक ये मैं यहाँ दोबारा बनाता हूँ, स्केच कर देता हूँ। ये एक आपके पास बॉल है, बॉल का ये पॉइंट इन कांटेक्ट विद ग्राउंड है। इस बॉल को आप किसी ने ठोकर मारी, ये घूम पड़ा, आधा घूमा, आधा आधा घूम के ये यहाँ आ गया। अब आधा घूमने की वजह से इसका जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पहले जमीन पर था यहाँ पर, अब वो ऊपर चला गया पी प्राइम जगह पर। अब आपने पी और पी प्राइम के दरमियान डिस्प्लेसमेंट निकालना है, ये भी सिचुएशन है। आधा घूमने का मतलब ये जो डिस्टेंस है आपके पास, इसका मैं कलर चेंज करता हूँ तो आपको जरा समझ आएगा। ये वाला जो डिस्टेंस है, जिसे आप बेस कह सकते हो, और ये परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर तो डायमीटर 2r के बराबर है। जो ये बेस का ग्रीन कलर आपको नजर आ रहा है, ये असल में 2πr का हाफ बनेगा, हाफ रेवोल्यूशन पाई आर। अब इसके बाद आपने मालूम करना है आगे, कैलकुलेशन ये ऊपर हुई हुई है, देखोगे पी पी प्राइम वाली। पाइथागोरस फॉर्मूला लगा के आप डिस्टेंस के बजाय डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हो। डिस्टेंस पूछा जाएगा तो वो पाई आर है, ये वाला। इसी तरह ये सवाल यूं चेंज हो सकता है कि ये जो आप इधर इधर की डायग्राम देखो, यानी ये सवाल यूं है, ये पॉइंट पी है, ये पूरा रेवोल्यूशन लेके यहाँ कहीं आ गई है, पॉइंट पी फिर नीचे वापस आ गया। तो इस केस में डिस्टेंस भी 2πr है और डिस्प्लेसमेंट भी 2πr है, पूरी रेवोल्यूशन जो मुकम्मल हो गई है। तो ये इस तरह के सवाल आ सकते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के। तो ये आपके सारी सिचुएशन थी जिनके ऊपर ये सवाल आ सकते हैं आपके, ठीक है बेटा जी। अब जरा हम आगे चलते हैं। ये जो हैंड रिटन नोट्स है, ये मैंने आपको शेयर किए हुए हैं पहले से ही शेयर किए हुए हैं। आप देखोगे आपकी वॉल के ऊपर या जो फिजिक्स चैनल की फाइल का सेक्शन है ना, वहाँ पे आपको ये नोट्स मिल जाएंगे। इसका नाम मेरा ख्याल में मोशन का ही होगा, हाँ मोशन के नाम से, मोशन एंड फोर्स के नाम से होंगे ये नोट्स, ये आपको मिल जाएंगे। उसके बाद जी आपके पास ये मोशंस के मुताल्लिक़ है कि मोशन में अगर आप बात करते हैं, सबसे पहले मैकेनिक्स की बात करें, मैकेनिक्स वो ब्रांच है जिसमें हम मोशन को स्टडी करते हैं। मोशन दो तरह की है, एक वो जिसमें बॉडी स्टैटिक हालत में होती है और एक वो जिसमें बॉडी घूम रही है। मैकेनिक्स की दो टाइप्स आती हैं, स्टैटिक में आ जाती है जिसमें आपकी बॉडी रेस्ट की हालत में होती है, फोर्सेस इक्विलिब्रियम में चली जाती हैं। डायनामिक में अब बॉडी मूव कर रही होती है। अब डायनामिक में जो मूव करती है तो इसमें एक होता है कि हम बॉडी की फोर्स को या उसकी कॉज को कंसीडर नहीं करते, उसको काइनेमैटिक्स कहते हैं। और जिसमें हम फोर्स को भी कंसीडर करते हैं कि किस वजह से पैदा हो रही है, उसे हम काइनेटिक्स कहते हैं। ये फर्क है इसके अंदर। फिर मोशन में ट्रांसलेशनल मोशन आ जाती है। मोशन ट्रांसलेशनल का मतलब ये होता है मोशन विदाउट रोटेशन, मोशन विदाउट रोटेशन ट्रांसलेशनल मोशन कहलाती है। इसके अंदर एक इसकी टाइप है रेक्टिलीनियर, रेक्टिलीनियर होती है स्ट्रेट लाइन के ऊपर, एक कर्वीलीनियर, ये कर्व के ऊपर होती है। फिर इसी के अंदर टाइप आती है सर्कुलर मोशन की, ये कर्वीलीनियर, कर्व मुकम्मल हो जाए सर्कल में चला जाए, सर्कुलर मोशन भी ट्रांसलेशनल मोशन की एक टाइप है। जो रोटेटरी मोशन है ये अलग है, इसमें बॉडी अपनी एक्सिस के गिर्द घूमती है। जो सर्कुलर मोशन है उसमें बॉडी का रेडियस कांस्टेंट होता है, लेकिन रोटेटरी में कांस्टेंट नहीं होता, ठीक है जी। फिर सर्कुलेटरी मोशन, ये भी अलग टाइप है, ये टू एंड फ्रो मोशन को कहते हैं। ये मोशन की डिफरेंट टाइप्स आ गई, आपको इसका बस पता होना चाहिए, ठीक है। अब आप जब वेक्टर्स को में रिप्रेजेंट करते हो मुख्तलिफ किस्म के क्या नाम है डिस्प्लेसमेंट्स को, तो ईस्ट साउथ वेस्ट, अगर आप इनको देखो अपनी डायग्राम बनाकर आई जे और के की शक्ल से के हवाले से अगर आप इनको देखो, तो आपके पास ईस्ट इधर आता है एक्स एक्सिस की तरफ, वेस्ट आपका चला जाता है नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ, नॉर्थ जाता है पॉजिटिव वाई, साउथ जाता है नेगेटिव वाई की डायरेक्शन में, ठीक है जी। इसी तरह अपवर्ड का मतलब है पॉजिटिव के डायरेक्शन और डाउनवर्ड का मतलब है माइनस के डायरेक्शन।
ये वो डायरेक्शन है जो यहाँ पे ये मेंशन है सारी। इस लिहाज से सवाल अगर आएगा तो आपने इसी हिसाब से इसको सॉल्व करना है। ये चीज हो गई है। उसके बाद आपके पास प्लेन का जिक्र आ जाता है, जिस तरह ये एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, ये डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन लिखी हुई है के और जे के अंदर। इसका मतलब है, ये सवाल पता है ये आपकी बॉडी की मोशन किधर हो रही है, के और जे, ये वाई जी प्लेन के अंदर हो रही है। तीन प्लेन्स होती हैं आपके पास, तीन, एक एक्स वाई प्लेन होती है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का जो हिस्सा होता है, एक वाई जी होती है और एक जी एक्स प्लेन होती है। तो ये जो सवाल है ना, ये वाई जी प्लेन का है। तो इस तरह प्लेन का सवाल है तो आपने कंपाउंड की मदद से रिकॉग्नाइज कर लेना उसको। अच्छा, फिर आपके पास इसमें ये अब एक छोटा सा न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन आ गया। ये तो आप खुद देखेंगे, इतना कोई मुश्किल नहीं है। न्यूमेरिकल में आपको टेस्ट के दिखाता ही रहता हूँ खैर से। ये आपके पास डिस्प्लेसमेंट की वेक्टर रिप्रेजेंटेशन है। डिस्प्लेसमेंट है क्या, अगर आपने पॉइंट ये ए है और ये पॉइंट बी है, आप ए से बी की तरफ आए हो तो आपने पोजीशन वेक्टर R2 में से पोजीशन वेक्टर R1 को माइनस करना है। पोजीशन वेक्टर ये यहाँ हुआ हुआ है इस जगह पर, ठीक है। और ये हमने लास्ट टाइम ही पढ़ा था, एक्स कंपोनेंट में से एक्स को माइनस करना है, वाई में से वाई को माइनस करना है, और आई जे लगा देना है साथ में, तो पोजीशन वेक्टर आ जाएगा बिटवीन द 2 पॉइंट्स। यू नो दिस थिंग, ठीक है। फिर आपके पास जो मैं अभी स्पीड के फॉर्मूले आपको बता रहा था ना, एवरेज स्पीड के, वो जिस सेम टाइम के लिए ये वाला फॉर्मूला आपको मैं बता चुका हूँ। अब यहाँ पर देखें, सेम डिस्टेंस है, अगर कवर होता है तो फॉर्मूला ये आएगा 2v1 v2 ओवर v1 प्लस v2, एवरेज स्पीड का ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल होगा बी में जो लिखा हुआ है। उसके अलावा अगर आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट डिफरेंट है तो वो d1 प्लस d2 ओवर t1 प्लस t2 ये वाला। या फिर अगर आपका वेलोसिटी गिवन है विद टाइम, तो ये पहला फॉर्मूला जो नजर आ रहा है आपको। तो इसका ये डिफरेंट फॉर्मूला है, ये आपका ये पहला वाला फॉर्मूला का मैं जिक्र कर रहा था, ये उसके बाद आ गया। फिर आपके पास ये एवरेज, ये भी हम देख चुके हैं, और ये भी, ये सारे फॉर्मूले हैं एवरेज स्पीड के फॉर्मूले हैं। रिलेटिव वेलोसिटी का यहाँ पे एक छोटी सी हेडिंग है, ये आपको पता होना चाहिए। अगर दो बॉडी सेम डायरेक्शन में जा रही हैं तो उनकी रिलेटिव वेलोसिटी माइनस होती है, ऑपोजिट डायरेक्शन में रिलेटिव वेलोसिटी एड अप होती है। ये बात याद रख लें आप लोग, ठीक है। फॉर सेम डायरेक्शन माइनस होगी, ऑपोजिट डायरेक्शन में एड अप होगी रिलेटिव वेलोसिटी। ये वही फॉर्मूले हैं आपके एवरेज स्पीड के। इन एवरेज स्पीड के फॉर्मूलों को अगर आप देखो तो इनको, जो बेसिक फॉर्मूला मैंने आपको सिखाया ना, मेन फॉर्मूला, वो तो आपका ये वाला है, दिस वन। और इस फॉर्मूले के अंदर जब हम D1 D2 की वैल्यू पुटअप करें तो दूसरा फॉर्मूला ये बन जाता है। बाकी जो कंडीशन है ना, वो जो कंडीशन है उनके मुताबिक हम पहले फॉर्मूले में उस कंडीशन को पुटअप कर दें या दूसरे में पुटअप करें तो बाकी फॉर्मूले ड्राइव हो जाते हैं। मिसाल के तौर पर अभी अभी आपको मैंने एक v1 प्लस v2 ओवर 2 इसका प्रूफ करवा दिया। अगर डिस्टेंसेस इक्वल हो जाते हैं, डिस्टेंसेस इक्वल हो जाते हैं, तो अभी अपनी हमने इसका कर लिया था कि D1 और D2 हमारे इक्वल हो जाते हैं, तो वो बन जाता है 2D। नीचे जो टाइम लिखा हुआ है T1 T2 को हमने ऐसे ही छोड़ दिया था। अगर हम उसको, हमारे पास टाइम है ही नहीं सवाल में, लेट्स सपोज, फिर हम क्या करेंगे, टाइम अगर नहीं है तो S इज इक्वल टू वी टी का फॉर्मूला होता है, ये मैं यहाँ लिख रहा हूँ, S इज इक्वल टू वी टी। यहां पर यह बन जाएगा D इज इक्वल टू V1 T1, डी चूंकि सेम है इसे D1 D2 नहीं आएगा, और यहां से टाइम 1 का आंसर आता है D ओवर V1 इज इक्वल टू टाइम 1। तो D ओवर V2 करोगे टाइम 2 आएगा। उनको आप इस जगह पुटअप कर दो, इस जगह ऊपर आप D1 की जगह D लगा दो, इधर भी D2 की जगह D लगा दो, वो 2D हो जाएगा। सॉल्व करोगे तो आपका जो 2 अपनी जगह पर रहेगा, बाकी ये आंसर आएगा, ये लिखा हुआ है। दो केस हैं तो 1/v1 प्लस v2, अगर ज्यादा है 3 है तो 3/1/v1 प्लस 1/v2 प्लस 1/v3 एंड सो ऑन। इस तरह से ये होगा, ठीक है। इसमें कोई मसला किसी को, ये राइट पे मैं ख्याल में मैंने सॉल्व भी किया हुआ है इसको। हाँ जी, ये मैंने पूरा प्रूव किया हुआ है इसका। नोट करना है तो कर लो। मैं थोड़ा थोड़ा इसको जूम आउट, बहुत ज़्यादा हुआ हुआ इन करता हूँ थोड़ा सा, ये इनको अगर आपने इनका ले लो स्क्रीनशॉट तो ये आपके पास प्रूफ भी आ जाएगा। प्रूफ ऐसे आपको पता होना चाहिए कि कैसे करना है। मैंने अगर ज़्यादातर सवाल अगर कराता ना तो मैं आमतौर पे ज़्यादातर इस फॉर्मूले को यूज़ कर लेता हूँ, ये वाला बेसिक। बेसिक फॉर्मूला क्या है, बाकी इसकी भी पहली फॉर्म D1 प्लस D2 ओवर
T1 प्लस T2, ये बेसिक फॉर्म है। सारे फॉर्मूले इस फॉर्म से ड्राइव हो जाते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये वाला। चलें जी वापस आए। ये फाइल तो आपको मिल जाएगी, खैर से कोई खैर नहीं, आप नोट ना भी करोगे, फाइल है आपके पास। आगे आपके पास इसमें एक्सेलरेशन आ गया, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी होता है। अब यहाँ पे एक बार नोट कर लो, एक्सेलरेशन रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि जो वेलोसिटी की डायरेक्शन है वो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन है। एक्सेलरेशन डायरेक्टेड होता है अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड फोर्स, या एक्सेलरेशन की डायरेक्शन उधर होती है जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी तब्दील हो रही है, जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी चेंज हो रही है। अगर वेलोसिटी स्पीड अप हो रही है ना, तो वेलोसिटी का चेंज ऑफ डायरेक्शन फॉरवर्ड होता है, तो एक्सेलरेशन भी फॉरवर्ड होता है। लेकिन स्पीड डाउन हो रही है तो नेगेटिव साइन आता है वेलोसिटी की चेंज के अंदर। इसका मतलब है वेलोसिटी ऑपोजिट डायरेक्शन में चेंज हो रही है, रिवर्स में चेंज हो रही है, तो एक्सेलरेशन भी रिवर्स में होगा। उस वक्त मोशन की डायरेक्शन फॉरवर्ड है, एक्सेलरेशन बैकवर्ड हो जाएगा। ये नेगेटिव एक्सेलरेशन की बात मैं कर रहा हूँ। उस लम्हे जो फोर्स लग रही होगी वो फ्रिक्शनल फोर्स ही होगी, ऑब्वियसली ब्रेक्स की फोर्स होगी, वो भी ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रही होती है। तो एक्सेलरेशन हमेशा फोर्स के साथ प्रोपोर्शनल है, एक्सेलरेशन फोर्स की डायरेक्शन में होता है, ये बात याद रखिएगा। जब अगर राइट एंगल पे कहीं मोशन हो रही है, जैसे सर्कुलर मोशन है, सर्कुलर मोशन में फोर्स और एक्सेलरेशन यहाँ भी दोनों के दोनों सेम डायरेक्शन में होते हैं, क्योंकि सर्कुलर मोशन में अगर एक्सेलरेशन सेंटर की तरफ है तो सेंटीमीटर फोर्स भी सेंटर की तरफ है, लेकिन वेलोसिटी टेंजेंट के अलोंग हम लेते हैं, तो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का इस केस में एंगल 90 डिग्री बनता है। वेलोसिटी और एक्सेलरेशन पैरेलल हो जब स्पीड अप हो रही होती है, ऑपोजिट हो जब स्पीड डाउन हो रही होती है। 90 हो तो ये सर्कुलर मोशन का केस हमारे सामने है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब ये वेलोसिटी वगैरह तो सारा हो गया, एक्सेलरेशन भी हमने डिस्कस कर लिया है, नेगेटिव पॉजिटिव एक्सेलरेशन 180 डिग्री एंगल ये भी डिस्कस कर चुके हैं हम। बाकी वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, एवरेज एक्सेलरेशन, ये आपकी बुक की डेफिनेशन है, इनको फिलहाल ऐसे ही आपने करना है, ये कोई मुश्किल नहीं, आपको आती हैं। तो मैंने अब जो बात करनी है वो है जी वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ वो आपके पास ग्राफ है जो वेलोसिटी और टाइम के दरमियान ड्रॉ किया जाएगा। अब वेलोसिटी टाइम का जिक्र किधर आता है? एक्सेलरेशन में आता है। इसका मतलब है ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमें एक्सेलरेशन की इंफॉर्मेशन देगा। अगर ये ग्राफ नंबर 1 है, स्ट्रेट लाइन विद सम एंगल थीटा विद टी एक्सिस के साथ, तो ये ग्राफ पॉजिटिव एक्सेलरेशन का है। ठीक है, इसमें वेलोसिटी चेंज हो रही है यूनिफॉर्मली, नंबर 1 की बात कर रहा हूँ ये वाला। और इसका जो स्लोप है वेलोसिटी टाइम ग्राफ का, हमेशा एक्सेलरेशन को देता है, शो करता है, उस एक्सेलरेशन की वैल्यू देता है। स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज इक्वल टू एक्सेलरेशन, और यहाँ स्लोप कांस्टेंट है। ये जो ये वाला ग्राफ है ना, ये वाला, इसका स्लोप कांस्टेंट होता है, तो ये एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट है। नीचे का स्लोप जो हो पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, उसका स्लोप हमेशा जीरो होता है, तो एक्सेलरेशन भी जीरो होगा और वेलोसिटी कांस्टेंट होगी। अब ये जो आपको स्लोप नजर आ रहा है, ये वाला जो ऊपर की तरफ जा रहा है, ये पहली बात है, ये पॉजिटिव स्लोप का ग्राफ है। अब आप यहां से बात अंदाजा कर लें, ग्राफ नंबर 1 और 3 को देखो। 1 स्ट्रेट लाइन है और 3 में हल्का सा कर्व है, तो 1 और 3 दोनों का स्लोप पॉजिटिव है, लेकिन 1 का स्लोप कांस्टेंट है और 3 ग्राफ का स्लोप इंक्रीजिंग है, तो ये इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन का ग्राफ है। अब यहां से राइट साइड पे कुछ नजर आ रहा होगा, डायग्राम मेरे हाथ की बनी हुई, इधर आ जाओ जरा। लो जी, अब ये जो कुछ लिखा है ये तुमने स्क्रीनशॉट ले लो, उसका ये सीखना है। स्लोप्स का ये जितना ये लिखा है ना, पूरी फिजिक्स में स्लोप इसके अलावा नहीं है आपके पास। मैं सही कह रहा हूं, स्लोप इसके अलावा नहीं है। नंबर 1, स्लोप अगर पॉजिटिव है और कांस्टेंट है, ये नंबर 1 ग्राफ है। स्लोप का मतलब टेंजेंट थीटा होता है, ये भी नोट कर लो साथ ही। अगर आपको एंगल गिवन और आपसे स्लोप पूछी जाए, तो आपने सिर्फ टेंजेंट इंटू टेंजेंट एंगल मालूम कर देना है। टेंजेंट 30 मालूम कर देना है, 30 डिग्री का स्लोप आ गया। टेंजेंट 60 डिग्री का स्लोप आ गया, एंड सो ऑन। ग्राफ नंबर 2 कांस्टेंट स्लोप है अगेन, लेकिन नेगेटिव है। यानी नेगेटिव के लिए डायरेक्शन आप नोट कर लो कैसी है, ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है, कि इसका जो छोटे से छोटा एंगल है वो क्लॉकवाइज बन रहा है। नंबर 1 का स्मॉल एंगल एंटी क्लॉकवाइज बन रहा है। एंटी क्लॉकवाइज जो स्मॉल एंगल बनता है वो पॉजिटिव स्लोप होती है, क्लॉकवाइज नेगेटिव है, क्योंकि क्लॉकवाइज एंगल नेगेटिव होता है। ये दो हो गए। अब ये जो उसके बाद पॉजिटिव स्लोप के मैंने हरे रंग से ग्राफ ड्रॉ किए में, कांस्टेंट ये वाला, जिसको मैं
रोमन के 1 से शो कर रहा हूँ, पॉजिटिव इंक्रीजिंग रोमन के 2 से शो कर रहा हूँ, पॉजिटिव डिक्रीजिंग ये रोमन के 3 से शो कर रहा हूँ। ये खुदा के लिए भूलने नहीं है आप लोगों ने, क्योंकि ये पूरी फिजिक्स में यही स्लोप चल रहे हैं। बस राइट और लेफ्ट की क्वांटिटी चेंज हो रही है, इसलिए मैंने ये नहीं शो किया कि ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ का है या ये पीवी डायग्राम है, प्रेशर वॉल्यूम का ग्राफ है या किसी और क्वांटिटी का ग्राफ है। मैंने सिर्फ ग्राफ शो किया है। आपको ग्राफ की शक्ल याद होनी चाहिए, क्वांटिटी जब आएगी देखी जाएगी, तो वो क्वांटिटी की वही इंफॉर्मेशन होगी जो यहाँ लिखी हुई है इस टाइम। अब ये नेगेटिव को देखो, आपका जो नेगेटिव स्लोप है कांस्टेंट है इस डायरेक्शन में, ठीक है, ये एंगल बनता है इसका। इसी तरह जो अगला स्लोप नजर आ रहा है इसी के नेगेटिव के अंदर नंबर 2 पोजीशन पर, ये वाला, इसके ऊपर मैंने अभी 2 लिखा है, ये भी नेगेटिव स्लोप है, लेकिन आपका ये डिक्रीजिंग नेगेटिव स्लोप है। और आखिरी जो नजर आ रहा है ये नेगेटिव इंक्रीजिंग स्लोप है। तो ये बेटा समझ लो, स्लोप इसके अलावा, मैं फिर बार बार कह रहा हूं, इसके अलावा स्लोप नहीं है। ग्राफ की शक्लें यही होती हैं बस। फिर आपका वेलोसिटी टाइम ग्राफ एक होता है जो जिसमें बॉडी फ्री फॉल करती है, बॉडी को पैर नीचे से ऊपर फेंकते हो, फिर बॉडी ऊपर से नीचे आती है, तो उसका जो ग्राफ होता है वो यहाँ बना हुआ है। अच्छा, ये सारे वही ग्राफ बने हुए हैं आपके पास। हाँ, अगर आप बॉडी को फेंकते हो तो ऊपर जाती है, ऊपर से नीचे आती है, तो वो ये वाला ग्राफ है, ये बना हुआ है आपके पास सबसे पहला इनमें से। इनमें क्या, बॉडी को पहले आपने नीचे से ऊपर फेंका, फिर ऊपर ये जो वेलोसिटी है ना, ये मैक्सिमम वेलोसिटी है, जब इनिशियल मैक्सिमम वेलोसिटी है। बॉडी नीचे आ रही है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन है जी के बराबर और नेगेटिव है ऊपर जाते हुए। तो ये पॉइंट है जहाँ पे बॉडी हाईएस्ट पे पहुंच गई है, और वहां से फिर वापस आएगी तो ये वापस आ रही है। तो ये जो वेलोसिटी यहाँ शो हो रही है, ये वापसी पर वही वेलोसिटी है इनिशियल ऊपर वाली। माइनस साइन शो कर दें, प्लस साइन शो कर दें, इसका माइनस कर दें। अब ये आप देखोगे ऊपर प्लस, मैंने माइनस शो किया हुआ है क्योंकि ये अगर आप यूं भी कर लो, चलो इसको प्लस कर दो और इसी को माइनस कर दो नीचे की ऑपोजिट डायरेक्शन में आइए, ठीक है जी। एक्सेलरेशन इस पूरे केस में हम माइनस जी लेट करते हैं, ये नोट कर लें आप लोग। उसके बाद ये फॉर्मूले वाला सारे मैं डिस्कस कर चुका हूँ। और हाँ, सर्कुलर मोशन में आगे जाके जिक्र आएगा, लेकिन आप यहीं पर ये बात सीख लो, नेट एक्सेलरेशन का फॉर्मूला ये होता है जिसको मैंने हाईलाइट किया। ये नेट एक्सेलरेशन है सर्कुलर मोशन में। और ये कौन सी सर्कुलर मोशन है, ये नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। सर्कुलर मोशन दो तरह की होती है, एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, एक नॉन यूनिफॉर्म। नॉन यूनिफॉर्म में टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी होता है और रेडियल एक्सेलरेशन भी होता है, जबकि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में यूनिफॉर्म जो आपकी मोशन होती है सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, उसमें सिर्फ एक ही एक्सेलरेशन एक्ट कर रहा होता है जो ए आर, रेडियल या सेंटीपिटल एक्सेलरेशन होता है, ठीक है जी। यहाँ लिखा हुआ है ए आर का मतलब रेडियल है, ये हर चीज़ वाजे है, मैंशनड है। अगर आपने यहाँ पे एंगल मालूम करना है तो वो टेंजेंट थीटा होगा ए आर और ए टी की रेशो tan इनवर्स के साथ, ठीक है जी। और ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होता है। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन तब होता है जब बॉडी पे टॉर्क लगता है। अगर लगने वाला टॉर्क जीरो है सर्कुलर मोशन में, तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जीरो हो जाता है, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। अच्छा, इसके बाद ये कुछ इक्वेशन ऑफ मोशन लिखी हुई है। ये इक्वेशन ऑफ मोशन को हम अभी डिटेल में पढ़ लेते हैं, लेकिन ये है कि ये बड़ी मेन इक्वेशन ऑफ मोशन है सेकंड वाली। अगर इसमें कोई बॉडी, आप बॉडी ऊपर जा रही है, जिससे आपका हेलीकॉप्टर का एक सवाल है, हेलीकॉप्टर वाला सवाल, उसमें क्या है, हेलीकॉप्टर वाले सवाल में यह है कि आपका हेलीकॉप्टर ऊपर जा रहा है, लेकिन उसमें से एक पैकेज या पत्थर कहाँ फेंका जाता है, नीचे फेंका जाता है। उस सूरत में ये लगती है इक्वेशन। क्यों भला? क्योंकि वेलोसिटी अपवर्ड है, पॉजिटिव ले ली, एक्सेलरेशन डाउनवर्ड है जी वाला एक्सेलरेशन, और डिस्प्लेसमेंट भी नीचे आ रहा है, तो ये इन दोनों को नेगेटिव ले लेना। एस को आपने माइनस एच से शो कर देना है, जी को माइनस जी से शो कर देना है, वी आई पॉजिटिव होगा। या फिर आप यूं करो कि एच को पॉजिटिव कर दो, वी आई को नेगेटिव कर दो और जी को पॉजिटिव कर दो। कोई एक काम इन दो में से करोगे। ज्यादातर जो न्यूमेरिकल हम ये ऊपर वाले इक्वेशन से कर लेते होते हैं, तो इससे वो होता है कि न्यूमेरिकल बड़ा आसान होता है। इस तरह के भी न्यूमेरिकल आ सकते हैं। हेलीकॉप्टर वाला जो आपका सवाल है वो आपका एमसीक्यू बन सकता है, ये नोट कर लो। अच्छा, एक होता है मोशन फ्रॉम रेस्ट, बहुत इंपॉर्टेंट। मोशन फ्रॉम रेस्ट में आपने ये करना है, वी आई जीरो कर देनी है, ठीक है। ये जितनी आपकी इक्वेशन ऑफ मोशंस है ना, उसके हवाले से अगर हम बात, अच्छा ये सारे आप देखोगे नोट्स में, ये आपके सारे हुए में। मैं जरा मोशन फ्रॉम रेस्ट के फॉर्मूला यहाँ लिख देता हूँ ताकि आपको पता लग जाए। ये बाकी जितने भी ग्राफ हैं आपके, अब ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है ऐसी बॉडी को जिससे आपने ऊपर फेंका है, ये ऊपर गई है, ऊपर से नीचे आई है, तो ये आपका नंबर 1 जो है।
और इसी का कॉरेस्पॉन्डिंग वेलोसिटी टाइम ग्राफ ये नीचे नंबर 2 पे बना हुआ है, ये मैं अभी पढ़ा के आ गया हूँ। यानी इस तरह के सवाल आ सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ दिया जाए, उसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ पूछा जाए, या वेलोसिटी टाइम ग्राफ देके उसका डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ पूछा जाए। तो अब ये आपको दोनों कैटेगरीज याद होनी चाहिए। फिलहाल ये वाला मैं हिस्सा साफ करके यहाँ पे आपको इक्वेशन ऑफ मोशन बताने लगा हूँ। अब ये चीज़ें आप जरा नोट करते जाएं। इक्वेशन ऑफ मोशन 3 होती हैं। पहली होती है वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। अगर आप फ्रॉम रेस्ट करते हो तो वी आई 0 और वी एफ इज इक्वल टू ए टी होगा, या खाली वी बराबर है ए टी के बराबर होगा। फ्री फॉल में ये बन जाएगा जी टी के बराबर। फ्री फॉल फ्रॉम रेस्ट ये जी टी हो जाएगा, फाइनल वेलोसिटी का फॉर्मूला। ठीक है, खाली जी टी। अच्छा, दूसरी आपके पास इक्वेशन होती है एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अगर फ्रॉम रेस्ट करोगे तो वी आई 0 हो जाएगा, एस इज इक्वल टू हाफ ए टी स्क्वायर। और अगर हाइट के मामलों में आते हो तो ये बन जाता है एच इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर। अब जी अगर आप ले रहे हो तो 10 के बराबर, तो उसका मजीद जवाब फॉर्मूला बन जाएगा 5 टी स्क्वायर। लो जी, यहां से फर्दर देखते हैं। एक बॉडी ऊपर से नीचे गिरती है, टी अगर 1 सेकंड करते हो तो कितना फासला तय करेगी? h1 आएगा आपके पास 5 ही आएगा। टी 2 सेकंड करते हो तो दूसरे सेकंड में तय करदा फासला आएगा 5 2 स्क्वायर 20। अगर आप टी करते हो 3 सेकंड, ठीक है, तो h3 आ जाएगा 5 3 स्क्वायर 9 45 आ गया। तो इसका मतलब है बॉडी पहले मिनट में पहले सेकंड में करेगी 5 मीटर का डिस्टेंस कवर्ड, दूसरे सेकंड में करेगी 20 मीटर का डिस्टेंस, और तीसरे में करेगी 45 मीटर का डिस्टेंस। ठीक है, ये तो हो गया। अब ये क्या है? ये डिस्टेंस कवर्ड इन फर्स्ट सेकंड, ठीक है जी, यानी इन 1 सेकंड, इन 2 सेकंड, इन 3 सेकंड। ये वो सवाल हो गए। बाजवा कहता है बताओ सेकंड सेकंड के दौरान कितना डिस्टेंस कवर हुआ। यानी ये यूं पूछेगा, अगर यहां से यहां तक आपका 1 सेकंड का डिस्टेंस है, दूसरा डिस्टेंस ये 2 सेकंड पे आ गया, और तीसरा ये आ गया, सिर्फ आपसे यहाँ के लेकर यहाँ तक का पूछे कितना फासला है। तो बेटा ये वो जो आपने H1 H2 H3 निकाले हैं, उनके अंदर तो H1 में तो ठीक है, ये फर्स्ट सेकंड का भी यही डिस्टेंस है और 1 सेकंड का भी यही डिस्टेंस है। लेकिन ये जो H2 आपने निकाला है 20 मीटर वाला, ये 2 सेकंड्स का तय करदा फासला है, इसमें 1 सेकंड का डिस्टेंस शामिल है। अगर आपको सेकंड सेकंड का डिस्टेंस चाहिए दूसरे सेकंड के दौरान जिसमें फर्स्ट सेकंड शामिल ना हो, यानी आपको H2 प्राइम मालूम करना है, तो फॉर्मूला होगा H2 माइनस H1। तो ये 20 में से आप 5 निकाल दो, ये 15 आएगा। ठीक है जी। अच्छा, इसी तरह ये तीसरे सेकंड का निकालना है, थर्ड, इसे कहते हैं सेकंड सेकंड का डिस्टेंस, और तीसरा होगा थर्ड सेकंड का डिस्टेंस, H3 प्राइम कह दो उसको। इसमें H3 में से H2 निकालना पड़ेगा, 45 में से 20 को, तो ये 25 आएगा। अब देखो H1 रेशो H2 रेशो H3, इसको S1 S2 S3 भी कह सकते हो। इनके जवाब आएंगे आपके पास 5 रेशो 20 रेशो 45, 5 पे डिवाइड कर दो 149 रेशो आती है। ये एक बड़ा मुश्किल सवाल है। फिर वो जो फर्स्ट सेकंड 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 और थर्ड सेकंड वाला आता है, H1 प्राइम रेशो H2 प्राइम H2 प्राइम रेशो H3 प्राइम। ये आ गया आपके पास, पहला तो 5 ही है इसका, दूसरा 15 है इसका, और तीसरा इसमें 25 आया है। तो ये आती है 1:3:5 रेशो। ठीक है, इसका मतलब है आगे निकालनी हो तो 1:3:5:7:9, ये यूं निकलेगी 1:3:5:7:9। बाकी सेकंड्स का आप निकाल सकते हो। ठीक है। अच्छा, ये नोट्स में से आप ये सारे ग्राफ को अच्छी तरह आपने मेमोराइज करना है। ये मैं पढ़ा चुका हूँ, बता चुका हूँ, तो ये आपको आने चाहिए। फिर इसके बाद इसके अंदर आ गया आपके पास लॉज ऑफ मोशन। लॉज ऑफ मोशन 3 है, ये आपको आते ही होंगे। इनमें जो मशहूर छोटी छोटी बातें हैं इसके अंदर। फर्स्ट लॉ का मतलब है जब तक बॉडी पे लगने वाली फोर्स 0 है तो उसका एक्सेलरेशन 0 रहेगा।
फोर्स लगने वाली जीरो है तो उसका एक्सीलरेशन जीरो, मतलब बॉडी या तो रेस्ट पर होगी या यूनिफॉर्म मोशन से चल रही होगी। सेकंड लॉ कहता है बॉडी पे फोर्स लगेगी तो एम ए के बराबर होगी, और अगर आप फोर्स को कर देते हो इसमें कांस्टेंट, तो या फोर्स को कांस्टेंट करते हो या एम को या ए को, तो भाई तीन फॉर्मूले बनते हैं ये लिखे हुए, एक रिलेशन, दूसरा रिलेशन, तीसरा रिलेशन। ये न्यूमेरिकल की बुनियादों पे बनेंगे, न्यूमेरिकल आएगा तो उसके ऊपर चलाते हैं। और थर्ड कहता है कि एक्शन एंड रिएक्शन इक्वल इन मैग्नीट्यूड ऑपोजिट इन डायरेक्शन, इसको हाईलाइट किया मैंने ग्रीन कलर से। एक्शन रिएक्शन की खासियत है कि ये बराबर तो होते हैं, मैग्नीट्यूड में ऑपोजिट भी होते हैं, कैंसिल आउट नहीं करते, एक दूसरे को कैंसिल आउट नहीं करते, क्योंकि कैंसिलेशन के लिए शर्त यह है कि दोनों फोर्सेस एक ही बॉडी पे लगनी चाहिए, ये इसकी शर्त होती है। ठीक है जी। अच्छा, अब उसके बाद हमारे पास में लॉज ऑफ मोशन हो गए। लॉज ऑफ मोशन पढ़ने के बाद देख लें ये सारे लॉज ऑफ मोशन के टॉपिक्स या फिर फ्रेम ऑफ रेफरेंस। कोऑर्डिनेट सिस्टम है जिसके मुताबिक आप मोशन के मुताबिक मेजरमेंट्स करते हो बॉडी की। दो किस्म के फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, एक इनर्शियल और एक नॉन इनर्शियल। ये चैप्टर नंबर 19 में भी जिक्र आया था मॉडर्न फिजिक्स में। इनर्शियल जिसका एक्सेलरेशन जीरो होता है, नॉन इनर्शियल जिसका एक्सेलरेशन जीरो नहीं होता। इनर्शियल फ्रेम में लॉज ऑफ फिजिक्स एप्लीकेबल है, और ये लॉज ऑफ फिजिक्स तमाम इनर्शियल फ्रेम में सेम रहते हैं। ये हमारी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का भी पॉइंट है। बहरहाल इसके बाद आपके पास इसमें अब ये जो आप देख रहे हो ना, बॉडी फ्रॉम सम हाइट अगर ड्रॉप की जाए। अच्छा, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन रह गई, वो पीछे फॉर्मूला क्या, वो यहाँ से मुझे देख के याद आया इस फॉर्मूले को, ये वाला, ये थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन पे बना है। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन आपकी है 2as vf स्क्वायर माइनस vi स्क्वायर। अगर मोशन फ्रॉम रेस्ट है तो vi जीरो हो जाएगी, ठीक है, और ये 2as इज इक्वल टू vf स्क्वायर या खाली v स्क्वायर हो जाएगा, एक ये आ गई है। अच्छा, अगर ये v स्क्वायर हो जाता है तो यहां से v का जवाब आएगा अंडर रूट 2as। अगर हाइट आ जाती है, a बराबर है g हो जाएगा, s बराबर है हाइट हो जाएगी, और ये फॉर्मूला बन जाएगा वेलोसिटी ड्यूरिंग एनी, क्या नाम है, फॉलिंग। जो हाइट का फॉर्मूला होता है वो होता है 2gh। ठीक है, ये याद कर, आपको आता ही है, खैर से याद क्या करना है, ये आपको आना चाहिए। ये फॉर्मूला बन जाता है वेलोसिटी मालूम करने का। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन आ जाते हैं बाज़ बार, तो वही आ जाते हैं, एफ इज इक्वल टू एम ए का फॉर्मूला है, एम दिया होगा, ए नहीं दिया होगा। ए मालूम करने के लिए आपको या तो यूज करनी पड़ेगी ये थर्ड इक्वेशन, और ये मोशन फ्रॉम रेस्ट के सवाल होते हैं, या करनी पड़ेगी सेकंड इक्वेशन। ठीक है। अच्छा, जो सेकंड इक्वेशन हमने की थी ना, उसमें हमने मोशन फ्रॉम रेस्ट में फॉर्मूला लिखा था एस इज इक्वल टू हाफ ए टी स्क्वायर। अगर यहाँ टाइम निकालना आ जाए ना तो ये बनता है 2s ओवर ए का अंडर रूट इज इक्वल टू टी। प्रोजेक्टाइल मोशन में भी इसका जिक्र आएगा अभी। ठीक। फिर आगे वो मोमेंटम है। मोमेंटम आपको पता है प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी है। अब मास किसको कहते हैं, इनर्शिया को, और वेलोसिटी किसे कहते हैं, स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। तो एमसीक्यू में वो इतने सीधे नहीं है कि आपसे मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट पूछ लेंगे इसकी डेफिनेशन। वो कहेंगे प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया एंड स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ इज इक्वल टू क्वांटिटी ऑफ मोशन। अगली चीज क्या लगा देंगे, क्वांटिटी ऑफ मोशन के बराबर होती है, लिखा हुआ यहाँ क्वांटिटी ऑफ मोशन। तो इस तरह एमसीक्यू आपको देंगे। फिर रेट ऑफ चेंज ऑफ जो मोमेंटम है वो फोर्स के बराबर होता है। ये सारी चीजें यहाँ राइट साइड पे मेंशन है, फोर्स के बराबर होता है। और अगर आप फोर्स और टाइम का प्रोडक्ट ले लोगे तो वो बन जाएगा आपका इम्पल्स। इम्पल्स चेंज इन मोमेंटम के बराबर होता है, दोनों का यूनिट भी सेम होता है। अगर आप फोर्स और टाइम का ग्राफ लोगे तो उसका जो एरिया है ना, ये वाला हिस्सा, ये इम्पल्स यानी चेंज इन मोमेंटम के इक्वल होता है। इस पे बड़े सवाल आते हैं, आ सकते हैं, वो यूं लगते हैं फॉर्मूले, उसमें एफ इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम। अब चेंज इन मोमेंटम होता है, एम कॉमन निकाल दो, वी एफ माइनस वी आई, और यहां आ जाता है एम ए। फर्दर किया जाए तो ए की जगह सेकंड इक्वेशन भी आ सकती है। इसका सवाल मुश्किल से मुश्किल बनाने की कोशिश की जा सकती है और होती भी रहती है, लेकिन टीकाकार ये सामने आपके लिखा हुआ नजर आ रहा है। ठीक है। उसके बाद आपके पास न्यूटन सेकंड लॉ और इम्पल्स में बता चुका हूं पहले ही आपको, अभी अभी प्रूव करने की आपको जरूरत नहीं है, आपको उससे पता होना चाहिए। इम्पल्स कब होता है, जब बॉडी में मोमेंटम चेंज होता है, जब वेलोसिटी चेंज होती है, एक्सेलरेटेड या डिसलेरेटेड मोशन होती है, बॉडी पे फोर्स लगती है तो इम्पल्स है।
फोर्स नहीं लग रही, बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रही है, तो कोई इंपल्स नहीं उसके अंदर, याद रखना, ठीक है। उसके बाद आपके पास आ जाएगा इसमें मुझे मोमेंटम वगैरह से बता चुका हूं मैं आपको। हाँ, ये एक छोटा सा इसके अंदर आ गया कि वो जो वाटर फ्लो की फोर्स है, वाटर जा रहा है, जाके टकराता है दीवार के साथ और टकरा के वापस आता है, या कोई पार्टिकल है वो इलास्टिक कुलयन करता है और दीवार से टकरा जाते हुए उसका मोमेंटम है mv, टकराने पे इलास्टिक कुलयन है तो माइनस mv मोमेंटम होगा। अब आपने चेंज इन मोमेंटम निकालना है तो फाइनल में से इनिशियल माइनस करेंगे डेल्टा पी निकालने के लिए, पी एफ माइनस पी आई। अब ये मोमेंटम जो ऊपर लिखा हुआ है ये इनिशियल मोमेंटम है और ये नीचे नेगेटिव वाला लिखा है ये फाइनल है। फाइनल यानी माइनस एम वी में से माइनस कर दूंगा एम वी, तो जवाब आएगा -2 टाइम्स एम वी। लो जी, ये चेंज इन मोमेंटम निकल आया इलास्टिक कोलिजन में। अगर बॉडी रेस्ट पर आ जाती है टकराने के बाद, फिर मोमेंटम में चेंज सिर्फ एम वी होगा, माइनस एम वी होगा। उसकी बुनियाद पे जब आप फोर्स निकालते हो दीवार की फोर्स, तो आपको याद होना चाहिए फॉर्मूला क्या था, -mv/t। इस पे जब आपने फोर्स ड्यू टू वाटर निकाली थी तो आपने यहाँ इसका साइन प्लस कर दिया था। इसमें ये जो m/t है ना, ये रेट ऑफ मास फ्लो है। अब इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल एग्जांपल आपको गिवन है आपकी बुक के अंदर। उस न्यूमेरिकल एग्जांपल में मास मालूम करने के लिए मास होता है डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, ये वाला फॉर्मूला यूज किया गया। डेंसिटी गिवन है, वॉल्यूम गिवन है और फिर टाइम गिवन है। बाकी कैलकुलेशन आप कर सकते हैं उस न्यूमेरिकल को देखकर, कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन ये है कि ये अब देख लीजिएगा क्वेश्चन इस तरह से उन्होंने हल किया हुआ है इसको। इसमें एक और चीज भी आ जाती होती है और वो आ जाती है आपके पास आगे जाके फ्लूइड डायनामिक्स में हम पढ़ते हैं और पढ़ेंगे भी कि जब रेट ऑफ फ्लो किसे कहते हैं। आप आमतौर पे रेट ऑफ फ्लो, ये मैं लेफ्ट साइड पे लिख रहा हूँ, आप लिखते हो एरिया इंटू वॉल्यूम, इसको कहते हैं रेट ऑफ फ्लो। एरिया इंटू वेलोसिटी, एरिया इंटू वेलोसिटी, और ये इक्वल टू होता है वॉल्यूम पर यूनिट टाइम, ठीक है। और यहां से वॉल्यूम का फॉर्मूला बनता है ए वी टी। और अगर मैं कहता हूँ, आपको पता है डेंसिटी इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम होता है, तो यहाँ से वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है मास ओवर डेंसिटी। तो वॉल्यूम की जगह मैं अगर मास ओवर डेंसिटी लगा दूँ तो ये बनता है ए वी टी, और यहाँ से मास का फॉर्मूला आएगा एरिया वेलोसिटी टाइम इनटू डेंसिटी। ये मास का एक फॉर्मूला बन जाता है। ये आपको पता होना चाहिए, बार बार एमसीक्यू में इस तरह की चीजें आ जाती होती हैं, तो इनके जरिए भी सवाल हल करना आ सकता है। अच्छा जी, अब आपके पास आ जाता है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ये बड़ा सिंपल सा है कि कोई बॉडी टकराती हैं तो उनका इनिशियल और फाइनल मोमेंटम सेम होता है। तो आप इसकी इक्वेशन लिखना चाहें तो इक्वेशन इसकी बड़ी सिंपल बनती है, m1v1 प्लस m2v2, m1v1 प्राइम m2v2 प्राइम। इसमें जो आपको सवाल दिए जा सकते हैं, एक बॉडी यहाँ से आ रही है, एक बॉडी यहाँ से आके टकराती है, तो बेटा ये 90 एंगल पे टकरा रहे हैं, तो दोनों का मोमेंटम जो नेट अगर मालूम करना है तो वो P1 का स्केयर P2 का स्केयर अंडर रूट पाइथागोरस थ्योरम आप लगा सकते हो, ठीक है। ये चीजें आ सकती हैं इसमें। फिर आपके पास इसमें जो टॉपिक आता है ये कंजर्वेशन मोमेंटम आ गया। प्रूफ की जरूरत नहीं, हमें आखिरी फॉर्मूला चाहिए था, वो मैंने बता दिया आपको। फिर इसके अंदर आ जाता है आपके पास इलास्टिक कोलिजन आ जाती है। अच्छा, ये कुछ न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है वेलोसिटी टाइम ग्राफ के। इलास्टिक कोलिजन क्या होती है? इलास्टिक कोलिजन में आपको सिर्फ ये बात सीखनी है कि जब कोई बॉडी से टकराएं कि उनका जो मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट रहती है तो इलास्टिक कोलिजन है, काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट नहीं होती तो इनइलास्टिक कोलिजन है। पहली बात ये हो गई। फिर इनके जो फॉर्मूले हैं ये वाले आफ्टर द कोलिजन, ये आपको याद होने चाहिए ज़बानी। और इनके ऊपर जो चार आपके मशहूर ज़माना केसेस हैं कि जब एक छोटा बॉल बड़े से टकराता है एट रेस्ट या इन मोशन, एट रेस्ट के साथ, हाँ, तो वो छोटा बॉल पलट के वापस आ जाता है। बड़ा बॉल छोटे से टकराता है तो बड़े बॉल की स्पीड पे फर्क नहीं पड़ता। दो आइडेंटिकल बॉल टकराते हैं तो उनकी वेलोसिटीज इंटरचेंज हो जाती हैं। ये फॉर्मूले आपको आने चाहिए एमसीक्यू के वाले, ये यहाँ लिखे हुए हैं टेबल में सारी बातें। फिर आपके पास टॉपिक आता है बड़ा मशहूर मारूफ प्रोजेक्टाइल मोशन। अच्छा, प्रोजेक्टाइल मोशन में जो आपको बातें याद रखने वाली हैं, 2 डायमेंशनल मोशन है, फ्री मोशन होती है अंडर इनर्शिया एंड ग्रेविटी। 2 डायमेंशनल मोशन है, फ्री मोशन होती है अंडर इनर्शिया एंड ग्रेविटी। मतलब क्या है, जब एक दफा प्रोजेक्टाइल को छोड़ देते हैं ना हम हवा में, फिर उसके ऊपर हमारा कंट्रोल नहीं है,
फिर या तो एयर फ्रिक्शन का कंट्रोल है या ग्रेविटी का। एयर फ्रिक्शन हम यहाँ इग्नोर कर देते हैं, तो बाकी ग्रेविटी बच गई। तो ग्रेविटी लगती रहती है, स्मॉल जी जिसे आप कहते हो। जब भी प्रोजेक्टाइल मोशन को फेंका जाएगा, दो केस बनते हैं और भी केस, वो हमारे सिलेबस में नहीं है। एक ये केस नंबर 1 नजर आ रहा है, आप ऊपर से नीचे फेंकें प्रोजेक्टाइल को, या नीचे से ऊपर फेंकें, ऊपर जाएगा फिर वापस नीचे आएगा, ओब्लिक या पैराबोला बनाएगा आपका। इन आइदर केस, दोनों केसेस में कुछ बातें कॉमन है, एक आधी का फर्क है। फर्क सिर्फ ये है कि यहाँ पे जो एक्सेलरेशन पहले केस में आप ले रहे हो वो स्मॉल जी पॉजिटिव ले रहे हो, और सेकंड केस में ये स्मॉल जी नेगेटिव होता है जब बॉडी नीचे से ऊपर जाती है। ये एक फर्क है, ठीक है। बाकी चीजें क्या है कि बॉडी जब मूव करती है उसका एक्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी हमेशा कांस्टेंट रहेगा। एक्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी ये लिखा हुआ है कांस्टेंट। इसके नतीजे में एक्स कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन 0, एक्स कंपोनेंट ऑफ मोमेंटम 0, और मोमेंटम इसका कांस्टेंट रहता है, ठीक है। अब वाई कंपोनेंट की तरफ आओ। वाई कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन आपका स्मॉल जी कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। और जो फ्री फॉलिंग मोशन होती है और आपकी जो वाई कंपोनेंट में फोर्स लग रही होती है वो सिर्फ और सिर्फ वेट होती है, एक्स डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं लगती, ये वाली 0 होती है। वेलोसिटी अलोंग वर्टिकल चेंज होती है लेकिन अलोंग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन सेम रहती है। ये बातें कॉमन है दोनों तरफ। अब ये जो दो केसेस हैं इनमें दो फॉर्मूले आपके बड़े मशहूर और मारूफ हैं। एक तो आपका जो पहला केस है, इसके अंदर आपका एक्स और वाई कंपोनेंट का डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला, यानी सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगानी है आपने एक्स एक्सिस के अलोंग और वाई एक्सिस के अलोंग, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। और उसके ऊपर जो आपका फॉर्मूला बनता है ना, अगर आप लगाते हो उसमें ये जो मोशन है ना आपकी अलोंग एक्स एक्सिस, अगर आप देखते हो एस इज इक्वल टू वी आई टी हाफ ए टी स्क्वायर। एक्स एक्सिस के लॉन्ग लगाएंगे तो ये एक्स फासला आ गया, वी आई एक्स आपका कंपोनेंट है, क्योंकि अब आपका जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है वो है कि वी आई एक्स टी है, ठीक है जी। और जो एक्स कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन है वो 0 होता है, तो बाकी इसका 0 हो जाएगा, वो फॉर्मूला यहीं तक आएगा। इसको हम यूं भी लिख सकते हैं वी एक्स टी। इसी तरह इसके ऊपर मैं वाई कंपोनेंट लगाता हूँ वी आई टी हाफ ए टी स्क्वायर के ऊपर, यहाँ वाई की जगह हाइट आ जाएगी, वी आई वाई 0 है तो ये 0 हो जाएगा ऐसा, और ए वाई जी के बराबर होता है, अभी बता दिया मैंने आपको। दूसरा फॉर्म बन गया हाफ जी टी स्क्वायर। अब यहाँ से आप टी कहाँ से निकाल सकते हो, वो बन तो मैं पहले भी बता चुका हूँ ये वाली चीज, वो बस एक्सेलरेशन ए के साथ ही ये जी के साथ है। टी निकाल के आप पहली इक्वेशन में पुटअप करो तो एक्स वाली में तो आपके पास वो आ जाएगा, डिस्टेंस, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस आ जाएगा। अच्छा, अब आपने वेलोसिटी निकालनी है इसी प्रोजेक्टाइल की जो हॉरिजॉन्टली गिराया गया है। तो ये नीचे कैलकुलेशन हुई हुई है, जरा देखते जाओ। ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन का एक्स कंपोनेंट लगाया, एक्स कंपोनेंट लगाया, ए एक्स 0 हो गया इसमें, तो ये आपका फाइनल और इनिशियल का एक्स कंपोनेंट बराबर होते हैं। फाइनल और इनिशियल वेलोसिटी के एक्स कंपोनेंट प्रोजेक्टाइल मोशन में इक्वल होते हैं, क्योंकि एक्स कंपोनेंट तब्दील नहीं होता। वाई कंपोनेंट वी आई वाई तो वैसे 0 होता है, ए वाई जी के बराबर होता है, तो जी टी आंसर आ गया। इसको फॉर्मूले में पुटअप करेंगे, ये फॉर्मूला बन जाएगा इसका। ये मैंने अभी हाथ से लिखा हुआ है, स्क्रीनशॉट ले लो ताकि ये बातें आपके पास महफूज हो जाए। फिर एक होता है वर्टिकल प्रोजेक्टाइल, तीसरी किस्म ये होती है जिसे ऊपर फेंका जाता है सीधा, वो मोशन अलोंग वाई एक्सिस। इसमें एंगल 90 होता है, रेंज 0 होती है और हाइट मैक्सिमम होती है। वर्टिकल प्रोजेक्टाइल में जब आप इक्वेशंस की बात करते हैं तो वी एक्स का फॉर्मूला आपके पास, ऑब्वियसली आप ऊपर जा रहे हैं, इनिशियल वेलोसिटी आपके पास इनिशियल वेलोसिटी होगी वी आई के बराबर, ठीक है, ये याद रखिएगा आप लोग इसके अंदर। और फाइनल वेलोसिटी आपकी 0 हो जाती है सबसे ऊपर वाले पॉइंट पर जाकर। बाकी इसके अंदर ओब्लिक आ जाता है। अब ये जो नीचे फॉर्मूले लिखे हैं ये ओब्लिक प्रोजेक्टाइल के लिखे हैं, ये वाला, ये वेलोसिटी है ओब्लिक प्रोजेक्टाइल की एक्स कंपोनेंट, और ये उसका वाई कंपोनेंट लिखा हुआ है। इलास्टिक कोलिजन बता दिया मैंने आपको, इसके ये फॉर्मूले भी हो गए, केसेस आप देख लेने, मैं बता चुका हूँ आपको, ये ज़बानी आपको आनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद इसमें प्रोजेक्टाइल मोशन में हम लोगों ने ये सारा कर लिया। ये प्रोजेक्टाइल मोशन के न्यूमेरिकल हैं, कुछ फॉर्मूले हैं, फॉर्मूले नोट करते जाओ आप लोग, और कुछ एमसीक्यू मैं बता देता हूँ इसमें मजीद। ये तो वेलोसिटी का वो फॉर्मूला है जो पीछे बता रहा था, और उसके ये फॉर्मूले आपने अप्लाई कर दिए। ये सारी कैलकुलेशन अगर इसको ओपन करें ना, ये यहाँ तक जवाब जाता है आखिरी एमसीक्यू तक, यहाँ तक जाने की जरूरत नहीं, लेकिन आपको पता होना चाहिए।
अच्छा, मैक्सिमम हाइट पे काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला नोट कर लो और पोटेंशियल का ये फॉर्मूला आपको जुबानी आनी चाहिए, इसमें कोई कंप्रोमाइज नहीं है, ये आपको आने चाहिए, पूछे जा सकते हैं आपसे, ठीक है। इसी तरह मुख्तलिफ एंगल्स पे काइनेटिक और पोटेंशियल के आंसर ये मैंने यहाँ लिखे हुए हैं, यहाँ लिख, ये आपका, ये आपको पता है, ये मैंने आपको टेक्निक बहुत ज़्यादा सिखा चुका हूँ। 30 डिग्री है तो कॉस स्केयर थीटा है तो कॉस 30 का स्केयर हो जाएगा, कॉस 30 √3/2 होता है, उसका स्केयर ओपन करेंगे 3/4 आएगा, ठीक है, एंड सो ऑन। इसी तरह बाकी चीज़ें भी आप हल कर सकते हो, कोई इतनी मुश्किल चीज़ें ये नहीं है। इसी तरह आपके पास ये वेलोसिटी है, वी आई कॉस ऑफ थीटा, हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी जो होती है उसके भी मुख्तलिफ एंगल्स पे फॉर्मूले या वैल्यूज लिखी हुई है, ये वो एंगल वाली एमसीक्यू है, एंगल वाले, ठीक है। आगे आपके पास ये कुछ चीज़ें नज़र आ रही हैं आपको राइट साइड पे लिखी हुई, ये तो एमसीक्यू हैं आपके जो अकाउंट में चल रहे हैं। हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल का फॉर्मूला भाई नोट कर लो, हाइट होती है वी आई स्केयर साइन स्केयर थीटा ओवर 2g, ये वाला होता है। टाइम ऑफ फ्लाइट होता है 2vi साइन थीटा ओवर जी, इतना फॉर्मूला होता है 2vi साइन थीटा ओवर जी, ठीक है। और vi साइन थीटा चूंकि y कंपोनेंट है इनिशियल वेलोसिटी का, तो उसे 2vi/yg भी कह सकते हैं। और ये नीचे वाला जो फॉर्मूला नजर आ रहा है ये इसी तरह vi/y का स्केयर ओवर 2g बन सकता है। शेप है, चेंज करके एमसीक्यू बनाना है, बना लिया हमने। अच्छा, अब ये फॉर्मूला है हाइट का, ये फॉर्मूला है रेंज का, और ये है टाइम का, ये तीन बेसिक फॉर्मूले हो गए। अगर एंगल 45 डिग्री है तो रेंज 4h के बराबर होती है, 4 टाइम्स ऑफ हाइट। यहां से एक फॉर्मूला निकलता है, अगर रेंज आपकी NH के बराबर है, रेंज अगर आपकी NH के बराबर है तो थीटा एंगल जो होगा प्रोजेक्टाइल का उसका फॉर्मूला ये लिखा हुआ है, tan इनवर्स 4/n। इसका प्रूफ ये नीचे हुआ है, मैं एक में पूरी स्क्रीन सामने ले आता हूँ आपके, ताकि आपको ये हल करने में आसानी हो। ये पूरा प्रूफ मैंने किया हुआ है। हमने रेंज को क्या किया, वी आई स्केयर साइन 2 थीटा ओवर जी को बराबर किया वी आई स्केयर साइन स्केयर थीटा ओवर जी, जो कटता है काटा, उसके बाद इसको टेंजेंट थीटा में शिफ्ट किया तो ये चीज आ गई, इनवर्स में किया तो ये फॉर्मूला आ गया। तो आर अगर एन एच के बराबर है तो ऊपर एंगल का फॉर्मूला लिखा है, यानी ये यूं कर सकते हैं, न्यूमेरिकल मुझे दे सकते हैं कि आर इज इक्वल टू, अगर 4h है तो बताओ थीटा कितना होगा, ऊपर आप थीटा के फॉर्मूले में पुटअप कर दें, एन की जगह 4, तो ये 4/4 हो जाएगा, ये 1 आ जाएगा। और tan इनवर्स 1 आपको पता है कितना होता है, 45 के एंगल पर आता है। फिर अगर रेंज और हाइट बराबर हो जाए, जिस तरह ये लिखा हुआ है यहाँ पर, n 1 हो जाता है, ठीक है, और ये 1 होगा, tan इनवर्स 4, ये 76 डिग्री एंगल आता है। अब अगर आपका प्रोजेक्टाइल का एंगल 76 डिग्री से बड़ा है तो हाइट बड़ी हो जाती है और रेंज छोटी हो जाती है, ये बात याद रखिएगा। और अगर आपका एंगल 76 डिग्री से छोटा है, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, तो रेंज ज्यादा होती है, हाइट कम होती है, और 76 पे दोनों बराबर हो जाती है, ठीक है। 45 डिग्री पे रेंज मैक्सिमम होती है, और वो एंगल जो 45 के जितना क्लोज होगा उसकी रेंज बाकियों के मुकाबले में ज्यादा होगी, 45 पे तो वैसे ही ज्यादा होती है। ये वो सवाल आता है कि आपको एंगल दिए हुए हैं, कोई एंगल 20 है, कोई 25 है, कोई 35 है, और कोई 40 है, और पूछा जाता है भाई किसकी रेंज ज्यादा है, तो 40 की ज्यादा होगी ना, क्योंकि 40 का 45 से फर्क कम से कम है। तो ऐसे एंगल जिनका सम 190 डिग्री आ जाए, उन दोनों की रेंज बराबर होती है, जिस तरह 30 और 60, जिस तरह 50 और 40, इन दोनों पे रेंजेस बराबर होंगी, ठीक है। अच्छा, अब ये जी एक बड़ा इंपॉर्टेंट किस्म का रिजल्ट आपके सामने स्क्रीन के ऊपर मैं आपको शो कर रहा हूँ, इसको आपने नोट करना है या इसका स्क्रीनशॉट ले लेना पूरे का। थोड़ा सा इसको मैं छोटा कर दूं ताकि ये स्क्रीन पूरी आ जाए। ये तकरीबन पूरा आ ही रहा है, हाँ पूरी स्क्रीन आ रही है। ये है क्या चक्कर, ये आपके जो तीन बेसिक फॉर्मूले हैं ना, आर इज का, एच का और टी का, हमने इनको कंपेयर किया है। हमने ये देखा कि आर के फॉर्मूले में आ रहा है वी आई स्केयर ओवर जी, ये चीज आ रही है, ठीक है। सेम चीज आपके पास एच के फॉर्मूले में भी बनती है, तो इसको हमने यहां पर आके कंपेयर किया, और जैसे ही ये कंपेयर किया हमने, तो यहाँ मैंने पता किया कि इसमें मैंने यहाँ से वी आई स्केयर ओवर जी का फॉर्मूला निकाला, एच वाला ऊपर से, ए इधर से ये फॉर्मूला नीचे बनाया, और फिर वी आई स्केयर ओवर जी की वैल्यू पुटअप कर दी इसके अंदर। इसको मैं यहाँ कर देता हूँ
राइट साइड पे, ताकि आपको ये चीज क्लियर हो जाए मैंने किया है इसके अंदर। आर के अंदर आपको नजर आ रहा है वी आई स्केयर ओवर जी साइन 2 थीटा। इसी तरह वी आई स्केयर ओवर जी एच के फॉर्मूले भी नजर आ रहा है। अब ये देखो आर इज इक्वल टू, मैं दोबारा हल कर देता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए स्टेप्स की, वरना ऐसे समझ नहीं आएगी आपको। साइन 2 थीटा को मैं यहाँ तो साइन 2 थीटा लिख देता हूँ, उसके बाद ब्रेक करता हूँ। और एच का फॉर्मूला होता है मेरे पास वी आई स्केयर साइन स्केयर थीटा ओवर 2g होता है, 2 मैंने वो नीचे रख दिया, पलितव कर दिया, साइन स्केयर थीटा के साथ ओवर 2। अब इनको मैंने कंपेयर करना है, मुझे आर और जी को मिलाना है। तो मेरा तरीकाकार ये है, या तो मैं इनको डिवाइड कर दूं, एक तरीकाकार इनको मैं डिवाइड कर दूं। अच्छा, डिवाइड करने से पहले मैं एक काम कर रहा हूँ, पी आई स्केयर ओवर जी है तो साइन 2 थीटा को मैं ओपन कर रहा हूँ, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है। एच के साथ पी आई स्केयर ओवर जी, इसको भी अगर आप ओपन कर दें या नहीं ओपन करते तो 2 को ले एच के साथ और साइन स्केयर थीटा नीचे ले आइए। अब आप ये वैल्यू यहां से ये वैल्यू उठाएं और यहां लगा दें आर के साथ। आर इज इक्वल टू आ गया 2h ओवर साइन स्केयर थीटा। बात समझ आ गई होगी वहां क्या स्टेप हुआ हुआ है। और यहाँ आ गया 2 साइन थीटा कॉस थीटा। अब ये साइन स्केयर से जाएगा, कटेगा, ठीक है। उसके बाद बाकी बचेगा आर इज इक्वल टू 2 2 आर 4h, ऊपर कॉस थीटा है, नीचे साइन थीटा है। क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा आर के साथ साइन थीटा को, कॉस थीटा नीचे आ जाएगा और ये आएगा 4h ओवर आर। यहां से टेंजेंट थीटा का आंसर आएगा 4h ओवर आर। इसको मैं अभी मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 2 से, तो ये बनेगा 2 टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू 8h ओवर आर। ये क्यों कर रहा हूँ, ये भी आपको बात समझ आएगी टाइम के फॉर्मूले से। ये मैंने रख दिया। अब टाइम का फॉर्मूले को देखते हैं। ये मैं लाइन खींच देता हूँ ताकि टाइम की कैलकुलेशन जरा आपको अलग से नजर आए। T इज इक्वल टू 2vi साइन थीटा ओवर जी। तमाम फॉर्मूले में vi का स्केयर है तो इसका भी स्केयर करो। टी स्केयर 2 का स्केयर 4 हो गया, vi स्केयर ओवर जी स्केयर होगा साइन स्केयर थीटा। अब यहां पर भी अगर आप गौर से देखो तो टी स्केयर के साथ vi स्केयर ओवर जी अलग कर दो, 4 साइन स्केयर थीटा ओवर जी अलग कर दिया। अब इतनी जो चीज है ये वाली, ये हमने यहाँ पे एच की शक्ल में इसका जवाब अलग से निकाल के रखा हुआ है। अभी ये बिल्कुल साइड पे आपको नजर आ रहा होगा। इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ ताकि आपको पता लग जाए जहां से मैंने वैल्यू पुटअप की थी, ये वाला जिसको मैं टिक कर रहा हूँ। यहाँ पे एच का आंसर यहाँ पुटअप करो जरा। ये आता है 2h ओवर साइंस के थीटा इंटू 4 साइंस के थीटा ओवर जी। अब साइंस के कट गया, 4 2 8h आ गया ओवर जी। बात समझ आई? यहाँ 8h आ रहा है और इधर से अगर आप निकालोगे तो 8h का आंसर जी टी स्केयर आ रहा है। ये निकाला हमने। यही 8h आपको यहाँ पे भी नजर आ रहा है, ये चीज यहाँ इसकी अगर आप वैल्यू पुट अप कर देना, ये पता क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 2r टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू 8h। इसका मतलब है ये 1 और ये 2 इनको कंपेयर करेंगे तो आपके पास ये फॉर्मूला बनेगा। ये यहाँ पे सेंटर में लिखा नजर आ रहा है, ये नोट कर लो। ये रिलेशन में सवाल आए हुए हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया बच्चे? यस सर। अब आप आ जाएं इधर। ये सारा प्रोजेक्टाइल मोशन सारा मैं डिस्कस कर चुका हूँ आप लोगों के साथ इन डिटेल। वेलोसिटी वगैरह के फॉर्मूले भी डिस्कस कर लिए हैं, ठीक है। और इसमें अब बैलिस्टिक मिसाइल आ गया। बैलिस्टिक मिसाइल आपको पता है कि ऐसा मिसाइल होता है जो कि अनपावर्ड अनगाइडेड होता है। शॉर्ट रेंज के लिए हम इसको यूज कर रहे होते हैं बैलिस्टिक मिसाइल को। इसका जो पाथ है वो ग्रेविटी और एयर फ्रिक्शन से मिलकर बनता है आमतौर पर, ठीक है जी। तो ये जो वाला पोर्शन तो मैंने खास आपको कराया हुआ। इसमें जो एक चीज रह गई है ना, वो है, इधर आ जाए जरा, ये ग्राफ। ये आपको ग्राफ नजर आ रहा है, प्रोजेक्टाइल मोशन का एक ग्राफ है,
इसको जरा थोड़ा सा मैं यहाँ पे दोबारा ड्रॉ कर देता हूँ आप लोगों के लिए। अब इसके मैं एमसीक्यू बताने लगा हूँ आप लोगों को। नहीं जी, प्रोजेक्टाइल मोशन यूं आएगी, होगा क्या, ये आपके पास इनिशियल वेलोसिटी, अब मैं जरा यहाँ पर लें जी, ये आपके पास वेलोसिटी वेक्टर है, ये इसका एंगल थीटा है, यहाँ पर वेलोसिटी वेक्टर इधर आएगा, ये इसका एक्स कंपोनेंट और ये इसका वाई कंपोनेंट। थोड़ा सा ऊपर जाएंगे, वेलोसिटी टेंजेंट के लॉन्ग है, ये इसका वाई कंपोनेंट और ये एक्स कंपोनेंट। डायग्राम में एक बात आप ध्यान में रखें कि मैं वाई कंपोनेंट को छोटा करता जा रहा हूँ, एक्स कंपोनेंट मैंने बराबर रखा है। यहाँ आएंगे तो यही एक्स कंपोनेंट है, ये वेलोसिटी है, यानी हाईएस्ट पॉइंट पे जाके v बराबर है वी एक्स हो जाती है और y कंपोनेंट 0 हो जाता है। ठीक है, एक चीज ये हो गई। फिर सीधा मजीद आगे चलेंगे, ये आपका टेंजेंट के लॉन्ग है, ये एक्स कंपोनेंट है और ये y कंपोनेंट अभी छोटा है। आगे जाएंगे y कंपोनेंट जरा बड़ा हो जाएगा, x उतने का उतना ही रहेगा, और नीचे आएंगे x y कंपोनेंट और बड़ा हो जाएगा, x उतने का उतना ही रहेगा। एक तो ये एमसीक्यू है। दूसरा, थीटा जो एंगल है, थीटा एंगल ये हॉरिजॉन्टल के साथ होता है, ये एंगल थीटा ये है, इसका मैं जरा कलर चेंज कर देता हूं ताकि आपको नजर आए, ब्लू कलर कर देते हैं, ये एंगल थीटा है, ये वाला, ये एंगल थीटा है। थीटा ऊपर जाते हुए डिक्रीज कर रहा है और यहाँ आके थीटा 0 डिग्री हो जाता है हाईएस्ट पॉइंट पर, और नीचे आते हुए फिर थीटा डिक्रीज करता है, यानी कि थीटा इस आधे हिस्से में प्रोजेक्टाइल मोशन में क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। अगले आधे में थीटा इंक्रीज कर रहा है। थीटा हॉरिजॉन्टल से वेलोसिटी का एंगल है, ये वेलोसिटी वेक्टर है, नेट वेलोसिटी, बाकी उसके एक्स वाई कंपोनेंट है। अब एक एमसीक्यू होता है उसके मुतालिक, स्मॉल जी, स्मॉल जी ये मैं नीचे ड्रॉ कर रहा हूं, ये स्मॉल जी है, ये स्मॉल जी है। अब आप देख सकते हो स्मॉल जी वेलोसिटी के साथ 90 एंगल बनाता है एक मकाम पर, हाईएस्ट पॉइंट पर। स्मॉल जी का एंगल ये वाला होगा, फाइव समझ लो, फाइव। फाइव पहले पोर्शन में फाइव का जवाब ग्रेटर देन 90 होता है। अगले पोर्शन में जो स्मॉल जी है ये वाई कंपोनेंट की डायरेक्शन में चलता है, यहां इसका आंसर लेस देन 90 डिग्री होता है। स्मॉल जी का एंगल वेलोसिटी के साथ, स्मॉल जी का एंगल वेलोसिटी के साथ, हॉरिजॉन्टल के साथ का एंगल हमेशा 90 डिग्री ही रहता है। अच्छा, ऊपर जा रही है बॉडी तो इसका जो एक्सेलरेशन है ड्यू टू ग्रेविटी है माइनस जी रहेगा, चाहे ये हिस्सा है चाहे ये हिस्सा है। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। अगर ये प्रोजेक्टाइल ऊपर से मोशन स्टार्ट करता है तब जी पॉजिटिव लेते, नीचे से आ रहा है ना तो जी पूरी फ्लाइट के लिए नेगेटिव ही रहेगा। वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट कांस्टेंट होता है, वाई चेंज होता है, ये वही बातें जो पीछे मैं बता चुका हूँ। तो ये वो चीजें थी जिन्हें एमसीक्यू का ताल्लुक इस डायग्राम से था। तो यहाँ पर आके आपका जो ये काम है चैप्टर नंबर 3 का फुल चैप्टर आपका अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल हो जाता है। कोई सवाल है तो देख लीजिए आप। तो जी ये जो आपने कहा है कि दूसरे पार्ट में ये जी और थीटा जो है वो इंक्रीज कर रहा है, ये किन दो चीज़ों के दरमियान है जो हमें ये इंक्रीज। थीटा जो है ना वेलोसिटी और हॉरिजॉन्टल के साथ इसका एंगल है, वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल के साथ, हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ, या हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी का और टेंजेंशियल वेलोसिटी का एंगल है ये थीटा। समझ आ गई? जी सर। लेंगे बेटा, फिर कल मुलाकात होती है चैप्टर नंबर 4